हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू एमआर एकेडमी। आज हम लोग बिहार की स्पेशल सीरीज का हिस्ट्री का अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसे हम लोग इससे पहले हम लोगों ने प्लासी के युद्ध के बारे में समझा था। और आज जिस टॉपिक को हम समझने वाले हैं वो है हमारा बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध आप सभी लोग जानते हो कि बिहार के अंदर ही लड़ा गया था। एक मैदान होता है जिसे हम लोग बोलते हैं कटकौली का मैदान। तो उन सभी की पृष्ठभूमि के बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम इस चीज़ को शुरू करते हैं। तो देखिए, बक्सर की लड़ाई के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो बक्सर की लड़ाई में हम लोग इसमें पढ़ने क्या वाले हैं। अगर आप इसके परिचय के रूप में पूछोगे तो इसका सिग्निफिकेंस क्या रहता है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रोल होता है, क्या वो पहले जैसा था या अब जाकर के वो चीज़ें जो होती है वो काफ़ी हद तक बदलती हुई नज़र आती है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम किस में पढ़ने वाले हैं, हम बक्सर के युद्ध में पढ़ेंगे। हम इसे कहानी के रूप में समझने का प्रयास करेंगे ताकि आप बेहतर ढंग से इस चीज़ को समझ पाओ और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी कवर करने का प्रयास करेंगे जिससे कि सवाल पूछे जाते हैं। खासकर आपके बिहार के एग्जाम में इन सभी टॉपिक से सवाल रहने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। चाहे आप बीपीएससी का शिक्षक का एग्जाम ले लो या बीपीएससी जो सिविल सर्विसेज की एग्जाम्स होती हैं उसकी बात कर लें। तो आइए हम इस चैप्टर्स को शुरू करते हैं। तो देखिए, इससे पहले अगर आपको मैं एक छोटा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ कि हम लोगों ने किया क्या क्या है। हम लोगों ने ये पढ़ा था कि एक युद्ध हुआ है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लासी का युद्ध। और प्लासी का युद्ध कब हुआ है, 1757 में। प्लासी के युद्ध होने के बाद होता क्या है, जो प्लासी के युद्ध में बंगाल के उस वक्त के नवाब थे उनका नाम क्या था, सिराज-उद-दौला। सिराज-उद-दौला को मार दिया जाता है 1757 में। और 1757 में जब इनकी डेथ होगी तो इनके बिहाफ पे जो बंगाल का अगला नवाब बनाया जाता है वो कौन को बनाया जाएगा, मीर जाफर को। मीर जाफर ने ऑब्वियस सी बात है अंग्रेजों को काफ़ी सारे लाभ पहुंचाए, फाइनेंशियल लाभ पहुंचाते हैं। और 1757 से लेकर 1760 तक बंगाल के नवाब के पद पे कौन रहने वाले हैं, मीर जाफर। मीर जाफर भी जब अंग्रेजों की लालच को पूरा नहीं कर पाएंगे तो इन्हीं के एक दामाद होते हैं जिनका नाम था मीर कासिम। तो मीर कासिम को क्या किया जाता है, बंगाल का अगला नवाब बनाया जाएगा। और मीर कासिम जो है 1760 से लेकर के 1763 ईस्वी तक क्या रहेंगे, बंगाल के नवाब रहने वाले हैं। फिर मीर कासिम भी लगने लगा यार कि ये भी आदमी धोखा दे रहा है, तो एक काम करो, इससे तो बेहतर क्या था, पहले वाला ही जो व्यक्ति था वही उसी को वापस ये लोग क्या करते हैं, तो पुनः मीर जाफर को ही क्या किया जाता है, बंगाल का अगला नवाब बना दिया जाएगा। जो 1763 से लेकर के 1764 जो बक्सर के युद्ध होता है उस समय तक बंगाल के नवाब रहेंगे। और आज हमें इन्हीं कहानियों को समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिएगा, कहानी हमारी शुरू होती है, हमारी कहानी की शुरुआत होगी मीर कासिम से। मीर कासिम जो है वो 1760 एडी में नवाब बनते हैं और 1763 एडी तक नवाब रहेंगे। मीर कासिम वो एक व्यक्ति थे ना जिन्होंने भी कि ऑब्वियस सी बात है अंग्रेजों को बहुत सारे वायदे किए थे कि हम आपको ये सारे प्रोमिसेस पूरा करके देंगे, और तब जाकर के हम इनको भी क्या किया गया था, नवाब बनाया गया था। लेकिन अब देखोगे ना तो क्या बंगाल का जो खजाना है, बंगाल का खजाना क्या इस लायक था कि वो अंग्रेजों की लालच को पूरा कर पाएगा। तो मीर कासिम भी कहीं ना कहीं इस मामले में फेल होने लगते हैं। दूसरा पॉइंट ये होता है कि मीर कासिम को ये बात समझ में आ गई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी पे बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं किया जा सकता, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज़्यादा भरोसे के लायक नहीं है। इसीलिए इन्होंने 2 स्टेप्स लिए थे। इनके भरोसे को तोड़ने का ये एक कदम ये भी माना जाता है। सन 1762 ईस्वी की एक घटना है। उस वक्त पे बंगाल की राजधानी हुआ करती थी मुर्शिदाबाद। उस वक्त पे बंगाल की राजधानी कहाँ है, मुर्शिदाबाद। तो मुर्शिदाबाद से राजधानी बदल करके ये कहाँ कर देते हैं, मुंगेर। तो एक चीज़ तो ये हो गया। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे आपसे ये बनता है कि बंगाल की अब तक कितनी राजधानियाँ रह चुकी हैं। तो बंगाल की जो पहली राजधानी थी वो कौन सी थी, ढाका। दूसरी राजधानी अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बताओगे, मुर्शिदाबाद। तो बंगाल की दूसरी राजधानी क्या थी, मुर्शिदाबाद। और बंगाल की अगर तीसरी राजधानी पूछा जाएगा तो आप क्या बताओगे, मुंगेर बताओगे। तो एक क्वेश्चन आपसे यहाँ से भी बनने की संभावना हो सकती है। तो पहला काम मीर कासिम ने क्या किया कि 1762 एडी में इन्होंने क्या करते हैं, अपनी जो राजधानी है उसको स्थानांतरित कर देते हैं मुंगेर से, मुर्शिदाबाद से कहाँ पे, मुंगेर के अंदर।
दूसरा काम इन्होंने ये किया, उस वक्त पे फ्रांस के अंदर देखा जाए ना तो एक फ्रेंच मिशनरी था। फ्रेंच मिशनरी के अंदर फ्रांस का एक गवर्नर हुआ करता था जिसका नाम था सोमरू, ऐसे उसे सामान्य तौर पर समरू भी बुलाया जाता था, तो उनका नाम क्या था, सोमरू। तो सोमरू को ये क्या करते हैं, अपनी सेना का एक तरह से क्या बोलते हैं, हेड बना दिया जाता है, तो सेना का हेड। तो इन दो घटनाओं ने क्या किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के दिमाग में एक ट्रिगर बात डाल दी थी कि यार मीर कासिम जो व्यक्ति है ना, वो क्या कर सकता है, वो भविष्य में हमें धोखा दे सकता है, क्योंकि अगर राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर की तरफ जा रही है तो कहीं ना कहीं वो अंग्रेजों की पकड़ से दूर हो रहा था। तीसरा पॉइंट अगर आप इसमें देखोगे ना, तो तीसरा पॉइंट ये था कि इन्होंने मुंगेर के अंदर ही क्या करते हैं, बंदूक और तोपों के कारखाने लगवाते हैं। तो बंदूक तथा तोप के कारखाने, अच्छा ये बंदूक और तोप के कारखाने लगवाए क्यों जा रहे थे, तो ऑब्वियस सी बात था, मीर कासिम ये बात भली भांति जानता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी उन्हें कभी भी धोखा दे सकती है या उन्हें कभी भी हटाया जा सकता है। तो अगर उनकी अपनी खुद की आर्टिलरी होगी, उनके खुद के अपने हथियार होंगे, तो वो लंबे समय तक राजपाट को चलाने में सक्षम हो सकते हैं। तो ये सारी घटनाओं ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कहीं ना कहीं ये बात साबित करने में मदद कर दी कि जो मीर कासिम है ना, वो ज़्यादा रिलायबल व्यक्ति नहीं हो सकता है और मीर कासिम पे वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट भी नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ हुआ। इसके बाद होता क्या है, इसके बाद अगर आप देखोगे ना, तो मीर कासिम के विरुद्ध में अब क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने को समझ में आ गया था कि मीर कासिम जो है बहुत ज़्यादा भरोसे के लायक नहीं है। फिर एक घटना घटित होती है, आप चाहो तो इसमें डेट याद भी रख सकते हो और चाहोगे तो डेट आप मिस भी कर सकते हो, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट डेट तो बिल्कुल भी नहीं है। होता क्या है, 25 जून 1763, इस डेट को क्या होता है, पटना का ही एक ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कमिश्नर हुआ करता था जिसका नाम था इलिस। इलिस ने क्या किया, हमला किया कर दिया किस पर, पटना के ऊपर। तो पटना के ऊपर जब हमला किया गया, और उस वक्त पे पटना किसके अधीन आ रहा है, मीर कासिम के, मतलब बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आ रहा था। तो जब इलिस ने हमला किया है पटना पे, तो मीर कासिम इनको जवाब देते हैं, और मीर कासिम ने जवाब के तहत क्या किया गया था, इलिस को बहुत बुरी तरह से हराया, मतलब इतना बुरी तरह से कि दौड़ा दौड़ा के मार रहा है इस टाइप की, क्योंकि मीर कासिम की सेना उस वक्त पे क्या थी, काफ़ी बड़ी थी। तो इस युद्ध में किनकी जीत होती है, मीर कासिम की जीत होती है। फिर एक घटनाक्रम पे अगर हम और ध्यान दें, तो इसके तुरंत बाद, अच्छा अंग्रेज जब हार गए तो क्या वो जाकर के चुप बैठ जाएंगे, नहीं ना। तो वो क्या करते हैं, उन्होंने क्या किया, वापस से मीर कासिम को हटाने के लिए क्या करते हैं, एक प्रस्ताव होता है। उस बीच में होता है क्या, एक डेट याद रख सकते हो, 4 जुलाई 1763। इस तिथि को क्या होता है, इस तिथि को दो घटनाएं आप याद रख सकते हो। पहला होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक ओपन वॉर डिक्लेयर कर दिया था किसके खिलाफ, मीर कासिम के खिलाफ। तो यहां से आप याद रख सकते हो, ईस्ट इंडिया कंपनी डिक्लेयर्ड एन ओपन वॉर अगेंस्ट मीर कासिम। तो एक घटना तो ये हुई कि मीर कासिम के खिलाफ उन्होंने ओपन वॉर डिक्लेयर किया है, और दूसरी घटना ये होती है कि मीर कासिम को अब वापस से नवाब के पद से हटाया जाएगा, और अब किनको बनाया जाएगा, तो अब जो है मीर कासिम जो है वो नवाब नहीं है, मीर कासिम के स्थान पे वापस से किनको बनाया जाता है, मीर जाफर को जो होगा वो अगला नवाब बना दिया जाता है। ठीक है, अब अगर देखोगे ना, तो मीर जाफर के बारे में थोड़ी सी चर्चा यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। मीर जाफर जो हैं उस वक्त तक बहुत बड़े नशेड़ी हो चुके थे, हमेशा गांजे की लत में लगे रहते थे, तो एक नंबर का ये नशेड़ी व्यक्ति हो गया था। लेकिन इसके पास इतनी तो क्षमता थी ना कि अंग्रेज अभी भी इसका कुछ ना कुछ तो फायदा उठा सकते थे। तो मीर जाफर को जब दोबारा 1763 में बनाया जाता है ना, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने लगभग बोल सकते हैं कि 5.5 करोड़ रुपए की रकम वसूली थी किससे, मीर जाफर से। मीर जाफर को तो ये पता भी नहीं था, क्योंकि वो नशे की लत में बिल्कुल क्या होता है, धुत होता है। फिर अगर इसके बाद के घटनाक्रम को देखें, तो अगला जो डेट आप याद रख सकते हो वो है 4 सितंबर 1763। 4 सितंबर 1763 को क्या होता है, मीर कासिम जो होते हैं लॉस्ट वार, कासिम जो हैं वो हार जाते हैं युद्ध को, और जब युद्ध हारेंगे तो उनको हार करके भाग करके शरण लेनी पड़ती है। अगर आप देखोगे तो एक जगह है उत्तरी झारखंड का ऊपरी इलाका जो बिहार से आज के समय सटता है,
उत्तरी झारखंड में जो छोटा नागपुर की पहाड़ी है, ये वहां पे जाकर के क्या करते हैं, शरण ले लेते हैं। कासिम इस युद्ध को हारते जरूर हैं बट अभी भी वो मरे नहीं हैं। तो होता क्या है, जब ये पहाड़ी देखो आप ऐसे, ये क्या था, पहाड़ियों पे छुपे हुए हैं कहीं ना कहीं। होता क्या है, यहाँ से अगर आप कोई भी अंग्रेज की सेना आती है तो उन पर डायरेक्टली अटैक करना संभव था। तो इस कारण से क्या होता है, कासिम अभी भी युद्ध को हार नहीं रहे थे, मतलब कासिम को बंदी नहीं बनाया जा रहा था। लेकिन होता क्या है, इसी बीच में कासिम एक गुप्तचर होता है, गुप्तचर ने यह सूचना दे दी थी कि कासिम तक पहुंचने का जो रास्ता हो सकता है। तो गुप्तचर जो होता है वो क्या करता है, वो गुप्त रास्ते की बता देता है, किसको, गुप्त रास्ते के बारे में अंग्रेजों को। तो जब गुप्त रास्ते के बारे में अंग्रेजों को पता चला तो रात्रि का समय होता है, रात्रि के समय क्या करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक यहाँ तक पहुँचते हैं और फाइनली रात्रि के समय में ही क्या किया जाता है, कासिम के ऊपर हमला कर दिया जाता है। इस हमले के दौरान में माना यह जाता है कि लगभग मीर कासिम के 15,000 सैनिक क्या होते हैं, मारे जाते हैं और मीर कासिम के लगभग 100 तोपों को क्या किया जाता है, 100 तोप जो होते हैं वो मतलब एक तरह से अंग्रेज जो होते हैं वो अपने अधीन में उसको कर लेते हैं। तो यहाँ तक चला। इस युद्ध के बाद कासिम अब कोई अगला युद्ध नहीं लड़ना चाहता था। तो कासिम क्या करता है ना, उस समय अगर देखोगे तो उस समय बंगाल के अंदर, बंगाल के जो गवर्नर हुआ करते थे, यानी कि एक तरह से जो बंगाल के हेड हुआ करते थे वो होते थे वॉरेन हेस्टिंग। उनका नाम क्या था, वॉरेन हेस्टिंग। तो वॉरेन हेस्टिंग साहब ने क्या किया, वॉरेन हेस्टिंग साहब को एक प्रस्ताव भेजते हैं। कासिम ने किनको प्रस्ताव भेजा, वॉरेन हेस्टिंग को। और प्रस्ताव में ये बोला गया कि कासिम को अगर आप मक्का और मदीना, क्योंकि वो युद्ध लड़ना नहीं चाह रहा, बंगाल के अंदर रहना नहीं चाह रहा, तो उसने बोला था कि अगर मुझे मक्का और मदीना, मक्का मदीना जाने के लिए इजाज़त दे दी जाए तो मैं इस युद्ध में आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जब ये पत्र इनको मिला तो इन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। वॉरेन हेस्टिंग ने कोई भी रिस्पांस कासिम को नहीं दिया या कोई मैसेज उन तक नहीं भिजवाया। तो इस बात से फिर से कासिम गुस्सा हो जाता है और गुस्सा होने के बाद क्या करते हैं, पटना के अंदर जितने भी ब्रिटिशर्स कैदी जो कासिम के अधीन थे ना, ब्रिटिश कैदी जो कासिम के अधीन था, उन सबको मरवाने का हुक्म दे देता है। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स के जितने, लगभग ऐसा माना जाता है कि इसमें 1500 भारतीय भी शामिल थे और कुछ ब्रिटिशर्स भी थे। तो 1500 भारतीय भी थे और इस घटना को एक नाम दिया जाता है जिससे कि आपके पास सवाल पूछा जाता है। इसी घटना को बोला जाता है पटना नरसंहार। तो अगर आपसे पूछा कि पटना नरसंहार जो है वो किस वर्ष हुआ था, तो आप बताओगे 1763 में। किसके द्वारा किया गया है, तो मीर कासिम के द्वारा किया गया था। क्यों किया गया है अगर ये भी पूछा जाए तो इन्होंने क्या किया था, वॉरेन हेस्टिंग को पत्र लिखा था कि मुझे मक्का और मदीना जाने की इजाज़त दे दी जाए, बट उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। तो जब उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया तो ये गुस्सा होकर के क्या करते हैं, पटना में जितने भी ब्रिटिशर्स कैदी जो कैद थे मीर कासिम के अंडर में, उन सभी को मारने का आदेश इनके द्वारा जारी कर दिया जाता है। यहाँ तक समझे आप लोग। इसके बाद होता क्या है, पटना नरसंहार की घटना के बाद कासिम तो बंगाल के गवर्नर है भी नहीं, मीर जाफर को बन चुके हैं। मीर कासिम अब जाते हैं कहाँ पे, अवध में। और अवध के बारे में मैं आपको थोड़ी सी बात बताता हूँ। अवध जो है वो आज का उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है और उस समय वहाँ के जो राजा थे उनका नाम था सुजाउदौला। उनका नाम क्या है, सुजाउदौला। ठीक है, सुजाउदौला के बारे में अगर एक सवाल पूछा जाता है, ये राजा कब बने हैं वहाँ के, यानी कि एक तरह से किंग, तो 1761 ईस्वी में सुजाउदौला अवध के नवाब बनते हैं। ठीक है, अब मीर कासिम के पास कोई और रास्ता नहीं था। बंगाल के अंदर इनको ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना क्या कर रही है, ढूंढ रही है। तो इन्होंने एक पत्र लिखा। पत्र किनको लिखते हैं, सुजाउदौला को। तो पत्र में इन्होंने बोला, इन्होंने मुलाकात के लिए समय मांगा, बट जब ये पहुंचे थे उस वक्त पे महीना चल रहा था आपका लगभग नवंबर दिसंबर, बट इन दोनों की मीटिंग उस वक्त पे नहीं हो पाती है। इन दोनों की जो मीटिंग होती है ना वो लगभग हो पाती है फरवरी 1764 में। तो जब इन दोनों की मीटिंग होती है, कासिम और सुजाउदौला, तो होता क्या है इसमें, इसके बारे में बात करते हैं। उस वक्त पे अगर कासिम की बात करें ना, तो कासिम के पास लगभग
10 करोड़ रुपए थे और इनके पास लगभग 30,000 की सेना भी थी। तो इन्होंने ये बोला, शुजाउद्दौला अभी भी इंडिपेंडेंट है, उनका अंग्रेजों के साथ कोई रिश्ता नहीं था। बट इस युद्ध के दौरान कासिम ने किनसे मदद मांगी? शुजाउद्दौला से। इसके अलावा भी देखा जाए तो कासिम के पास बहुत सारे तोपखाने थे, और याद होगा तो एक फ्रेंच जो गवर्नर थे जिनका नाम समरू था, वो भी अभी किनके साथ थे? कासिम के साथ थे। तो शुजाउद्दौला इनकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। और एक डेट आप याद रख सकते हो, 3 मई 1764। 3 मई 1764। अच्छा, इसमें अगर आप एक पार्ट हमारा छूट रहा है, शाह आलम द्वितीय का। शाह आलम द्वितीय कौन है भाई? तो ये दिल्ली के मतलब मुगल सम्राट हैं उस वक्त पे। लेकिन होता क्या है ना, मुगल सम्राट थे जरूर, बट उनके पास कोई बहुत बड़ी शक्ति थी नहीं। यहाँ तक कि इनके बारे में तो ये बोला जाता था कि जो इनका शासन है वो केवल दिल्ली से कहाँ तक चलता है? पालम तक चलता है। मतलब इनका जो क्षेत्र है काफ़ी छोटा हो गया था। तो इन्हीं के एक सेना अधिकारी थे जो इनसे किसी बात को नाराज हो जाते हैं, और वो क्या होते हैं, इस युद्ध में शामिल हो जाते हैं। तो 3 मई 1764 को क्या होता है? जंग का ऐलान हुआ। जंग का ऐलान होता है। अब हम इस घटनाक्रम को देखते हैं। तो देखिएगा, डेट है हमारा 3 मई 1764। 3 मई 1764 को क्या हो रहा है? जंग का ऐलान हुआ। और जिस समय ये जंग का ऐलान हुआ, तो जंग के ऐलान के समय हम लोग थोड़ा बहुत उसको समझने का प्रयास करते हैं। ये मान लेते हैं कि इधर कौन सी है? ईस्ट इंडिया कंपनी है, और इस तरफ जो है वो कौन है? बाकी 3 व्यक्ति हैं। उसमें भी अगर देखा जाए ना, तो शुजाउद्दौला जो है वो सबसे आगे थे। उसके बाद जो है उनकी सेना, शाह आलम द्वितीय आप बोल सकते हो, शाह आलम द्वितीय, सॉरी ये माफ़ कीजिएगा, ये तृतीय हो गया। और सबसे अंतिम में जो थे वो किनकी सेना थी? वो मीर कासिम की सेना थी। तो इस तरह से था। यहाँ तक कि अगर इस युद्ध के दौरान आप देखोगे ना, तो नागा साधुओं ने भी क्या किया था? भाग लिया है। अब क्या होता है, नागा साधु हैं शुजाउद्दौला, शाह आलम और मीर कासिम। दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना है। इनके सैनिकों में लगभग जो सैनिक की संख्या थी वो केवल कितने हैं? 10,000 सैनिक ही थे। जबकि इन तीनों की कंबाइंड सेना को अगर आप मिला दोगे तो इनकी जो संख्या होती है वो 60,000 से लेकर के लगभग 80,000 तक के बीच में थी। उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि ये आखिरकार हारते क्यों हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी जीतती क्यों है। तो होता क्या है, युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध प्रारंभ होता है तो मीर कासिम जो है शुरुआती में युद्ध में शामिल नहीं हुआ था। वो केवल अपनी सेनाओं के साथ कहाँ था? पीछे के घेरे में खड़ा था। शुजाउद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी, और यहाँ तक कि आप देखोगे तो नागा साधु, इन्हीं के बीच में युद्ध प्रारंभ होता है। उसमें होता है क्या, शुजाउद्दौला को और इन दोनों के बीच में जब युद्ध हुआ तो इन दोनों के सैनिक को काफ़ी क्षति होती है। दोनों तरफ से सैनिक मारे गए। और होता है क्या है, शुजाउद्दौला भी क्या होते हैं, काफ़ी इस युद्ध से थक चुके थे युद्ध को होते होते, और इन्हें क्या हो जाती है, 2 गोलियां लग जाती है। ठीक है, शुजाउद्दौला को 2 गोलियां लगी। तो जब शुजाउद्दौला और शाम का वक्त भी हो चला था, उसमें देखोगे तो आप शाम का वक्त भी हो चला है, तो शुजाउद्दौला एक मैसेज भिजवाते हैं किसको? मीर कासिम को। अपने दूत के माध्यम से एक मैसेज भिजवाते हैं कि कम से कम तुम युद्ध में शामिल नहीं हो रहे हो, तो जो तुम्हारे पास मॉडर्न आर्टिलरी है, मॉडर्न आर्टिलरी मतलब जो आधुनिक हथियार है, कम से कम तोपें हैं तुम्हारे पास, नई नई बंदूकें हैं, वही भिजवा दिया करो। तो इस पर मीर कासिम का एक जवाब आता है। मीर कासिम ने बोला अब शाम हो गई है, अब सुबह बात करेंगे। शाम हो गई है और सुबह में क्या करेंगे? सुबह में इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस तरह से होता क्या है, शुजाउद्दौला क्या थे, वो भी घायल हो गए थे, उनकी भी सैनिक क्या होते हैं, काफ़ी थक चुके थे, 2 गोलियां लग चुकी हैं। मीर कासिम ने उनकी मदद, मीर कासिम को जब संदेशा भिजवाया जाता है तो उन्होंने क्या बोला कि अब सुबह हो गई है, इसके बारे में शाम तक चर्चा करते हैं। और इस स्थिति को देखोगे ना, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति क्या है, तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो है वो मेजर कान जो है वो युद्ध को नेतृत्व कर रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी भी क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी थी इस युद्ध को देखते देखते। तो मेजर कान ने भी क्या सोचा ना कि इससे अच्छा क्या है, हम सरेंडर ही कर देते हैं, क्योंकि शाम का वक्त है, लंबे समय से युद्ध चल रहा था। तो मेजर कान ने भी सरेंडर करने का सोचा। लेकिन जब शुजाउद्दौला को मीर कासिम ने अपना समर्थन नहीं दिया तो
तो उससे पहले कि मेजर खान सरेंडर करते, उससे पहले ही शुजाउद्दौला क्या करते हैं, यहाँ पटना से हटते हैं और पटना से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है जिसे हम लोग बोलते हैं बक्सर का किला। तो ये बक्सर के किले में चले जाते हैं क्योंकि इन्होंने लगा था अगर शायद मीर कासिम ने अपनी सेना या उस समय मदद पहुंचा दी होती तो मेजर खान सरेंडर भी कर देता और ये बक्सर का युद्ध हम भारत के लोग जीत भी जाते। बट ऐसा हुआ नहीं। शुजाउद्दौला फिर क्या करते हैं, इस चीज़ से थक हार करके बक्सर के किले में चले जाते हैं और सोचते हैं कि अब हम दोबारा अपनी सेना को इकट्ठा करेंगे, तब जाकर के क्या करेंगे, इस युद्ध को लड़ेंगे। यहाँ तक की घटनाक्रम को आपने समझा होगा। अब इससे आगे की हम की ओर चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, शुजाउद्दौला क्या करते हैं, अब ये बक्सर के किले में जा चुके हैं और मेजर खान उसी समय क्या कर रहा है, अपनी, उन्होंने भी सरेंडर करने का सोचा था लेकिन अब वो सरेंडर नहीं करेंगे, अब वो क्या करेंगे, अपनी सेना को दोबारा इकट्ठा करते हैं। तो मेजर खान ने क्या किया, मेजर खान ने सेना को दोबारा क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। सेना को दोबारा इकट्ठा कर लिया क्योंकि उन्हें उस समय तक क्या होता है, पर्याप्त समय मिल जाता है। अब होता क्या है, शुजाउद्दौला ने भी इस समय तक एक काम अच्छा किया कि जो मीर कासिम का जो सेना का प्रमुख था समरू, उसको अपने पक्ष में मिला लेता है और जो मीर कासिम था, मीर कासिम को क्या किया जाता है, बंदी बना लिया गया। तो ये घटना हो रही है। अब ये दोनों कहाँ हैं, बक्सर के आसपास में। उसी समय मेजर जो सेना दोबारा इकट्ठा किया गया था तो उसमें उनकी मदद करने के लिए जो आए थे उस व्यक्ति का नाम भी आप याद रख सकते हो, हेक्टर मुनरो। तो हेक्टर मुनरो क्या करते हैं, उस अंग्रेजों की सेना को दोबारा रिवाइव करने में क्या करेंगे, उनकी मदद करेंगे। अब अगर आगे के घटनाक्रम को आप देखोगे तो अब डेट आ चुका था कब, 22 अक्टूबर 1764। इस डेट को अब फिर से क्या होता है, इन दोनों के बीच में एक युद्ध होता है, शुजाउद्दौला वर्सेस मेजर। अब जो है वो कौन आ गए हैं, मेजर मुनरो आ गए हैं। माफ़ कीजिएगा, मैंने यहाँ पे शायद आपको हेक्टर मुनरो बता दिया था, ठीक है। तो अब कौन है, मेजर मुनरो। ये इन दोनों के बीच में अब युद्ध प्रारंभ होता है। इन दोनों के बीच में जब युद्ध प्रारंभ होता है तो अभी भी क्या होता है, शुजाउद्दौला की सेना जीत रही होती है। इनकी सेना जो है काफ़ी हद तक लीड करती है, लेकिन जैसे ही ये बात इनके खेमे में पता चलती है कि शुजाउद्दौला जो है इस युद्ध को जीत रहे हैं, तो सेना ने अपनी अपनी जो पोजीशंस होती है उस पोजीशंस को छोड़ दिया और उस पोजीशन को छोड़ करके ये लोग क्या करते हैं, ब्रिटिशर्स के कैंप में जाकर के लूटपाट मचाना शुरू कर देते हैं। मतलब इनके सैनिक लड़ने गए थे बट अब ये लोग क्या कर रहे थे, लूटपाट मचाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो जब ये लूटपाट मचाना शुरू किए तो मेजर ये जो मुनरो थे वो अपनी सेना को पीछे ले जाते हैं नदी की तरफ, और नदी के पीछे ले जा करके थोड़े ही समय में ये सेना को क्या करते हैं, दोबारा से रिवाइव कर लेते हैं और उसकी जगह पे रिवाइव। जबकि होना क्या चाहिए था, शुजाउद्दौला ने अपने सैनिकों को खुला छोड़ दिया था कि वो लूटपाट कर रहे हैं तो अच्छी बात है, जबकि मुनरो क्या कर रहे हैं, अपनी सेना को दोबारा से हौसला दे रहे हैं, उनमें जोश भरने का प्रयास कर रहे थे कि अभी भी हम इस युद्ध को जीत सकते हैं। होता क्या है, जब लगा कि शुजाउद्दौला इस युद्ध को जीत जाते हैं तो 22 अक्टूबर की रात्रि में ही ये लोग अपने किले के अंदर क्या करते हैं, आराम फरमा रहे होते हैं। और तब तक क्या किया था, मुनरो ने अपनी सेना को दोबारा इकट्ठा किया और रात्रि के समय में ही हमला कर देते हैं, किस पर, बक्सर के किले पर। जब बक्सर के किले पर हमला हुआ, जब बक्सर के किले पर हमला किया गया तब वहाँ के सैनिकों को यह खबर भी नहीं थी कि अंग्रेजों के द्वारा क्या किया गया है, हमला किया गया है। माफ़ कीजिएगा, जब बक्सर के किले पर हमला किया तो शुजाउद्दौला की सेना बढ़िया आराम से फरमा रही थी। उनको तो लगा था कि हम इस युद्ध को जीत गए हैं, परंतु थोड़े ही समय के बाद ये पता चलता है कि मेजर मुनरो ने क्या किया है, शुजाउद्दौला यानी कि बक्सर के किले पर क्या करते हैं, कब्जा कर लेते हैं। और बक्सर के किले पर कब्जा होने के साथ ही जैसे ही बक्सर के किले पर कब्जा हुआ, माना गया कि इस युद्ध को कौन जीत चुके हैं, अंग्रेज जीत चुके हैं। शुजाउद्दौला के किले पर कब्जा होता है तो वहाँ से फरार होकर के क्या करेंगे, गुरिल्ला वॉरफेयर किया जाता है। और फाइनली 1765 AD में जब इनको पकड़ा जाता है तो इनके साथ एक संधि साइन की जाएगी
जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, इलाहाबाद की संधि। और इलाहाबाद की संधि 1765 में साइन होती है, जिसके बाद ही क्या होता है, ये बक्सर का युद्ध जो है वो समाप्त माना जाएगा। अब इस युद्ध के बारे में हम लोग देखते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या रहा है। तो देखिएगा, इस युद्ध के सिग्निफिकेंस की बात करें तो इस युद्ध के बाद ही अगर आप देखोगे तो ये साबित हो गया था कि भारत की लगभग 80,000 सेना को भी हराने का दम किसके अंदर था, अंग्रेजों की 10,000 सेना में। कि रीजन क्या था कि भारतीय सैनिक ज़्यादा डिसिप्लिन्ड नहीं थे, और जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना क्या थी, काफ़ी नियंत्रित रूप से काम कर रही थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ईस्ट इंडिया का डोमिनेंस जो है वो भारत में प्रारंभ हो जाएगा, और उसके बाद धन का निष्कासन जो है वो भारत से प्रारंभ हो जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो बक्सर का युद्ध होता है वो किस तरह हमारा चला है। तो बक्सर के युद्ध ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक जगह दे दी कि वो भारत में अंदर क्या कर सकते हैं, भारत में पॉलिटिकल गेन भी कर सकते हैं। और ये चीज़ ने पॉलिटिकल गेन कर दिया, और किसी दूसरे यूरोपियंस के लिए क्या हो जाता है, बंगाल के अंदर अगर आप देखोगे तो खासकर उनके लिए रास्ता जो है वो बंद हो जाता है।